नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। कभी कभी चुनावी खबरों के शोर में ऐसी खबरें दब जाती हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में ऐसी खबरों को जानना समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर, इंटरनेशनल इमेज पर पड़ेगा। कहने को तो खबर इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज देवास मल्टीमीडिया की पिटीशन खारिज कर दी, अपील को रिजेक्ट कर दिया। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ थी। एनसीएलटी ने देवास मल्टीमीडिया को वाइंड अप करने का आदेश दिया था। तो आज के इस फैसले का मतलब है कि देवास मल्टीमीडिया को लिक्विडेशन में जाना होगा, इस कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बात इतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देवास मल्टीमीडिया नाम की एक कंपनी फर्जी थी, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई थी और उसका इरादा कुछ अफसरों के साथ मिलकर देश को लूटना था। अब देवास वही कंपनी है जिसने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कई मुल्कों में कई केस फाइल किए हैं। देवास को अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के खिलाफ 835 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिला था। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस और कनाडा में कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि देवास मल्टीमीडिया की 835 करोड़ के ड्यूज को रिकवर करने के लिए इन देशों में भारत सरकार की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए। कनाडा में तो एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। इसीलिए मैंने कहा यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया में भारत की साख पर पट्टा लग रहा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया को फर्जी कंपनी घोषित कर दिया है, इसे वाइंड अप करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले में दोबारा फाइट करना होगा। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक कंपनी दुनिया में भारत की संपत्तियों पर दावा करने का हकदार हो गई। किसकी गलती से ऐसा हुआ और इस मामले में पिछली सरकारों ने कुछ क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने इस मामले में क्या किया? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार के वक्त किस तरह से काम होता था, किस तरह से जानबूझकर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए जो अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को शर्मसार कर रहे हैं। मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। दो लाइन में कहूं तो कोई कंपनी मेरी दुकान से सामान खरीदकर वापस मुझे ही 10 गुना रेट में बेच दे और मैं खुद ही उसे ऐसा करने की परमिशन दूं, तो आप क्या कहेंगे? यही काम यूपीए सरकार के वक्त हुआ। यूपीए सरकार ने 12,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम एक कंपनी को 1,000 करोड़ में दे दिया। मामला खुलने के डर से डील रद्द की तो हर्जाने में वो कंपनी विदेशों में मौजूद भारत की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे इसकी परमिशन दे दी है। अब ये पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। यह विवाद आज का नहीं है, 15 साल पुराना है। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद यह खेल शुरू हुआ था। इसरो में काम कर चुके एक अफसर डॉक्टर एम चंद्रशेखर ने देश को लूटने की नीयत से एक कंपनी बनाई। नाम रखा देवास मल्टीमीडिया। इस कंपनी में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के इन्वेस्टर्स रखे गए थे। योजना यह थी कि सरकार से सस्ते में एस बैंड स्पेक्ट्रम लिया जाए और फिर हजारों करोड़ का मुनाफे में इसे बेच दिया जाए। 2005 में कंपनी बनी। इस कंपनी के साथ इसरो की सहयोगी कंपनी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने एक समझौता किया। इस करार के तहत देवास मल्टीमीडिया कंपनी को भारत के लिए 2 सैटेलाइट बनाने थे, भारत में डिजिटल और मल्टीमीडिया सर्विसेज देनी थी। सरकार ने समझौतों को पूरा करने के लिए देवास मल्टीमीडिया कंपनी को स्पेक्ट्रम का एस बैंड देने का वादा भी किया। यहीं पर खेल हो गया। इसी खेल के लिए कंपनी बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस सरकार ने जब बीएसएन और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम का एस बैंड दिया तो उनसे 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत मांगी। लेकिन देवास मल्टीमीडिया को एस बैंड स्पेक्ट्रम देने के एवज में 1,000 करोड़ रुपए मांगे गए। साफ है उस वक्त की सरकार में बैठे अफसरों ने जानबूझकर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब सवाल है कि आखिर सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को एस बैंड स्पेक्ट्रम दे दिया, कंपनी के साथ करार भी हो गया, तो मामला
आईसीसी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल तक कैसे पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कैसे पहुंचा? हुआ यह कि देवास मल्टीमीडिया से एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन देवास मल्टीमीडिया ने कोई काम नहीं किया। इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। 2.25 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हो गया। क्योंकि इस घोटाले में मनमोहन सिंह की सरकार बुरी तरह से घिर गई थी, इसलिए सरकार ने घबराकर देवास मल्टीमीडिया के करार को भी रद्द कर दिया। लेकिन इसमें कई लूपहोल छूट गए। सरकार ने इस करार को देश की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ा, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज नहीं डाला। देवास मल्टीमीडिया में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। उन्होंने रिकवरी के लिए इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी में मुकदमा कर दिया। जब आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुनवाई शुरू हुई तो मनमोहन सिंह की सरकार ने वकील ही अपॉइंट नहीं किया। आईसीसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने खुद ही एक वकील अपॉइंट किया। इस वकील को भी सरकार की तरफ से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। आखिरकार आईसीसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने देवास मल्टीमीडिया को भारत सरकार की संपत्तियों को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने का आदेश दे दिया। आईसीसी के आदेश के बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में केस शुरू हो गए और भारत की संपत्तियां खतरे में पड़ गई, इज्जत भी। इस बीच मोदी सरकार एक्शन में आई। उसने एक तरफ तो इस मामले की जांच का आदेश दिया, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमों की पैरवी शुरू की और इसके साथ साथ मोदी सरकार के निर्देश पर इसरो की सहयोगी कंपनी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने एनसीएलटी में देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ अपील की। कहा कि कंपनी को बंद कर दिया जाए क्योंकि यह कंपनी फ्रॉड करने की बदनीति से बनाई गई थी। एनसीएलटी ने कंपनी को खत्म करने का फैसला सुनाया। देवास मल्टीमीडिया ने इसे पैसे एनसीएलटी में चैलेंज किया और जब वहां से भी हार गए तो फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब यह हुआ कि अब इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष मजबूत होगा। जब कोई कंपनी बदनीति से बनाई गई हो, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हो, लिक्विडेशन में चली जाए तो फिर उसके दावा करने का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है पूरे केस को, जो देवास मल्टीमीडिया की अपील थी अगेंस्ट एनसीएलटी के खिलाफ, उसको पूरे तौर से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उससे सिर्फ एक ही बात की पुष्टि होती है कि यूपीए की सरकार स्कैम और स्कैमस्टर्स की सरकार थी। जिस तरह से मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी के इशारे पे बार बार कोई ना कोई ऐसा काम करते थे जो कि जिसका मकसद रहता था कि देश को पीछे छोड़ना है, देश को पीछे ढकेलना है और परिवार को आगे आगे करना है। इसलिए बहुत सारे जगह पर कॉम्प्रोमाइज किया गया, पैसा बनाने के लिए, देश को पीछे करने के लिए। यहां तक कि मल्टीमीडिया केस में आप देखिए, देवास मल्टीमीडिया केस में नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया चंद पैसों के लिए। और यह सारा कुछ जो हुआ वो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के इशारे पे मनमोहन सिंह ने किया। यह खबर बड़ी है, बात अहम है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। एक कंपनी को विदेशों में भारत की संपत्ति को जब्त करने, उसे बेचकर हर्जाने की भरपाई करने का हक मिल जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये वैसे ही जैसे किसी कंपनी को दिल्ली में रेल भवन या शास्त्री भवन जैसी सरकारी बिल्डिंग को जब्त करने का हक मिल जाए। ये देश की छवि को मिट्टी में मिलाने जैसा नहीं तो और क्या है? सवाल यह है, जो कंपनी इसरो के पुराने अफसर ने बनाई, उससे कांग्रेस की सरकार ने डील क्यों की? जिस एस बैंड स्पेक्ट्रम के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने बीएसएनएल से 12,000 करोड़ से ज्यादा वसूले, वो एस बैंड स्पेक्ट्रम देवास को सिर्फ 1,000 करोड़ में क्यों दे दिया? जब डील रद्द की तो उसमें देश की सुरक्षा का क्लॉज क्यों नहीं लगाया? अगर उसमें की सरकार ने यह कर दिया होता तो आईसीसी में मामला टिक नहीं पाता। फिर सवाल यह भी कि उस समय हमारी सरकार ने आईसीसी में आर्बिट्रेटर नियुक्त क्यों नहीं किया? क्या इसी वजह से देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में एक तरफा फैसला हुआ? उस समय सरकार ने देवास कंपनी को वाइंड अप करने की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की? यह सारी बातें इत्तेफाक नहीं थी, यह संयोग नहीं था, यह करप्शन का प्रयोग था जो सफल नहीं हो पाया। वो तो वक्त रहते मोदी सरकार ने केस की गंभीरता को समझा,
सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी की और अब देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ पहली लड़ाई जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, लेकिन अभी इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ाई लड़नी बाकी है। उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी यह बात समझ आएगी कि यह कंपनी फ्रॉड करने के इरादे से बनाई गई थी और उसे कॉम्पनसेशन पाने का कोई हक नहीं है। अब राजनीति की बात करते हैं, सियासत की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा की चुनावी राजनीति की। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट लिस्ट में आपराधिक छवि, क्रिमिनल इमेज के लोगों को टिकट दिए जाने को बड़ा मुद्दा बनाया है और समाजवादी पार्टी इस मामले में बैकफुट पर है। अब समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बजाय उम्मीदवारों को सीधे सीधे सिंबल वाला फॉर्म दे रही है और इसके अलावा खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। पता यह लगा कि समाजवादी पार्टी अब कैराना सीट पर नाइज हसन की जगह उनकी बहन इकरा को उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार कर रही है। असल में बीजेपी नाइज हसन को कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का गुनाहगार बता रही है। नाइज हसन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। उन पर जमीन खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। उन्हें शामली जिले की स्पेशल कोर्ट ने एब्सकॉन्डर घोषित किया था, जिसके बाद वो लंबे समय तक फरार रहे। नाहिद ने जनवरी 2020 में कोर्ट में सरेंडर किया था। 1 महीना जेल में रहे, हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई थी। पिछले साल फरवरी में यूपी पुलिस ने नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम और 38 दूसरे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। 2 दिन पहले शनिवार को यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नाहिद हसन को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने नाहिद हसन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद ही यह खबर आई कि समाजवादी पार्टी मजबूरी में ही सही नाहिद हसन का टिकट काटकर उनकी बहन इकरा को कैराना उम्मीदवार बना सकती है। चूंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर डिफेंसिव पर है, तो बीजेपी ने भी हमला तेज कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान यूपी में अपराधियों, माफिया और दंगाइयों के मन में एक डर पैदा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों को टिकट देकर अपना सही कैरेक्टर दिखा दिया है। योगी ने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाएगी और फिर से गुंडों, अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को बिल के अंदर घुसा दिया जाएगा। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी
और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब अंडर द टेबल टिकट बांट रही है। असल में इस तरह की खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का सार्वजनिक ऐलान करने के बजाय, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बजाय कैंडिडेट को चुपचाप सिंबल के लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी दे रही है। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। गरीब कल्याण और समाजवादी पार्टी ये सपने में भी नहीं सोच सकते। ये केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों का कल्याण सोच सकते हैं, अपराधियों का कल्याण सोच सकते हैं, दंगाइयों का कल्याण सोच सकते हैं। अब मैं अगर कहूं कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक है और श्री अखिलेश यादव जी का नाम उसमें सबसे पहले लेने का काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो है जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, यह समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। हालांकि अखिलेश यादव क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए जाने के सवाल पर खामोश रहते हैं, इस बारे में कुछ नहीं बोलते। अखिलेश यादव का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, जहां पहले फेज में वोटिंग होनी है। इसीलिए आज लखनऊ में अखिलेश ने किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजिंदर सिंह विर्क ने अपने कई समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तराई किसान संगठन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क वही किसान नेता हैं जो लखीमपुर खीरी में घायल हुए थे। आज अखिलेश ने विर्क के साथ अन्न संकल्प लिया और वादा किया, अगर सरकार बनी तो यूपी में किसानों का कर्ज माफ, सिंचाई की बिजली फ्री और गन्ना किसानों का तुरंत भुगतान। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने किसानों की बात की, अन्न संकल्प लिया तो बीजेपी ने इसे ड्रामा बताया और तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अखिलेश पर वार किया। योगी ने ट्विटर पर लिखा, दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न हाथ में लेकर अन्नदाता के हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन पूरा यूपी जानता है खराब मौसम से ज्यादा इनकी सरकार के वक्त में हुए दंगों ने किसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। योगी ने आगे लिखा, ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। अखिलेश के अन्न संकल्प पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को किसानों का दुश्मन बताया। आज में श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं। अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में
किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान कर नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं। इनकी नीति है कि जो भी योजना बने उस योजना का 15% तो जिनके लिए योजना बनती उन तक जाए, बाकी 85% या बेईमान या भ्रष्ट दलाल खा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर लगाम लगाने का काम किया है। इलेक्शन का वक्त है, बयानबाजी तो होगी। किसान संगठनों के नेता भी खूब सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान पर चर्चा हुई। हालांकि नरेश टिकैत बाद में अपने बयान से पलट गए। कल नरेश टिकैत ने अपने सपोर्टर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन देने की बात कह दी थी, लेकिन आज नरेश टिकैत ने कहा वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा हैं, किसान मोर्चे के अनुशासन से बंधे हैं, उनसे कल गलती हो गई थी, वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग खुद तय करें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज सुबह नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे। संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद ही नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया। कल गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहां से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा सर पर ही है। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे। पिछले उसमें हमने जो भाजपा को समर्थन दिया था वो भी हमारी भूल ही रही। इस तरह के हम वो नहीं भूल नहीं करने के। इलेक्शन तो आते जाते रहे। जो एक इसका भारतीय किसान यूनियन का अस्तित्व है, संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। संयुक्त मोर्चे से कुछ हम हटकर नहीं बात करने। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सफाई दी। राकेश टिकैत ने कहा लोगों को सब पता है किसे वोट देना है, किसानों का हितैषी कौन है। हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है तो आप बीजेपी तो जाली अब तो सरकार में थी, बीजेपी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो आप उसको भी देंगे। मैं कह रहा कि उनके तो कर्मकांड सामने तो आए रहे, 13 महीने लोग वहाँ रहे आंदोलन में। जो आंदोलन में रहे तो बता देंगे भाई उनको देंगे नहीं। है यहाँ धान बेच रहे अपना, यहाँ पे प्रयागराज में आपका धान बिक नहीं रहा। पुलिस कह रही कि भाई आचार संहिता लग रही है। मगर भाई पुलिस खरीद लगी। बिजली के रेट हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हार्स पावर है। तो सब जानते हैं जनता। ये गन्ने का भुगतान है, फसलों के रेट का सवाल है, एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही, ये हमारे सारे सवाल रहते। किसान संगठनों के नेता भले ही दावा करें कि वो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सियासत से दूर हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी हक में कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, हर नेता को अपनी बात कहने का हक है। राकेश टिकैत जिसे चाहें उसे सपोर्ट करें, लेकिन जब राकेश टिकैत ये कहते हैं कि वो न बीजेपी के खिलाफ है न समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है, तो फिर ये मजाक लगता है। जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर कहा था कि बीजेपी को हराना है, वैसी साफ साफ बात यूपी में भी कहनी चाहिए। वैसे यूपी में भी इलेक्शन कमीशन को वैसे ही विवादों में घसीटने की कोशिश हो रही है जैसे बंगाल में हुई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल नोएडा और गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज वो दादरी में थे। कल उन्होंने नोएडा में कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार किया था।
चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कुल 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी है, लेकिन भूपेश बघेल के साथ ज्यादा लोग थे, इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। इससे नाराज बघेल ने कहा उनके साथ तो कुल 2 लोग थे, बाकी भीड़ तो सुरक्षा कर्मियों की और पत्रकारों की थी, तो उन्हें नोटिस क्यों दिया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग को सिर्फ विपक्षी दलों के नेता दिखाई देते हैं, बीजेपी नेताओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। मैं तो निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि वो डेमो करके दिखा दे कि मुझे किस प्रकार से प्रचार करना है राजनीतिक दल को। जब डोर टू डोर कर रहे हैं, मेरे साथ तो प्रत्याशी है और जिला का अध्यक्ष हैं, मेरे सुरक्षा कर्मी हैं, Z+ मेरी सुरक्षा है, गाड़ियां 8-10 गाड़ियां रहती है, 20 से अधिक सुरक्षा अधिकारी हैं, स्टेट पुलिस के रहते हैं, पत्रकार 15-20 तो हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो ये यदि आप दूर से फोटोग्राफी करेंगे तो लगेगा ये भीड़ चली आ रही है, जबकि मेरे साथ केवल 2 लोग रहते हैं। तो ये डेमो करके बता दें, मैं उसी प्रकार से काम करूंगा। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। यदि अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सैकड़ों लोगों को जुलूस लेके चलते हैं, वहां FIR नहीं होता। यहाँ एक मंत्री हैं जो 5 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, उस पर FIR नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ होने लगी और केवल मेरे खिलाफ FIR हो गया, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को वायलेट करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगा था, इसलिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन हुआ। इससे नाराज अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर भेदभाव का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए, कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे, आपको नोटिस मिलेगा, FIR दर्ज होगी। और मैंने देखा था अपना चुनाव बहुत करीब से, कन्नौज में कई हजार रेड कार्ड इशू हुए थे, कई हजार, और पुलिस वहां लगाई गई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है। नौगांव सादात का जब बाई इलेक्शन हुआ, उस समय कोविड प्रोटोकॉल के बहाने आप पता करिए एम्बुलेंसेस कहां लगी थी। दरअसल भूपेश बघेल और अखिलेश यादव जिस मामले को लेकर चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, वो अमरोहा का है। अमरोहा में बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटाई थी। अमरोहा के हसनपुर में बीजेपी के कैंडिडेट महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने टिकट का ऐलान होते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला, जिसमें लोग बगैर मास्क लगाए कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन करते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में पता यह लगा कि चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन करेगा, लेकिन बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन होने की रिपोर्ट मिली है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक और पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर को इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भेजा है और 3 दिन में जवाब देने को कहा है। दरअसल नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं, लोनी में न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली। जय जय श्री राम। हम उनको लाएंगे, इसलिए लोनी में सिर्फ भगवान लाएंगे। दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर पर भी चुनाव आयोग ने FIR कराई है। तेजपाल नागर दादरी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन पर चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। तेजपाल नागर के साथ 5 और लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। तेजपाल नागर ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में कैंपेन कर रहे थे, उन पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इलेक्शन कमीशन बिना भेदभाव के काम कर रहा है ऐसा लगता है। जो कानून तोड़ता है उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुश्किल है कि जिसके खिलाफ एक्शन ले वही भेदभाव का इल्जाम लगा देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तो शुरुआत है। यूपी में पहले फेज की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। अभी 3 हफ्ते ज्यादा का वक्त है, लेकिन फिलहाल यूपी में क्या माहौल है इसका एक अंदाजा आपको इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो के ओपिनियन पोल से मिल जाएगा। ये ओपिनियन पोल अब से थोड़ी देर पहले हमने इंडिया टीवी पर दिखाया था।
इस ओपिनियन पोल से सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि यूपी के लोगों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। 38% से ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 31% लोगों की राय अखिलेश यादव के पक्ष में है। तीसरे नंबर पर मायावती हैं। सिर्फ 12% लोगों की राय मायावती के पक्ष में है, जबकि 8% लोगों ने प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर पहली पसंद बताया। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस वक्त जो हालात हैं उसमें यूपी में बीजेपी की सरकार बनना तय है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो पिछली बार से करीब 80 से 90 सीटें कम है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 202 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। समाजवादी पार्टी की सीटों में जंप दिखाई दे रहा है। पिछली बार सिर्फ 47 सीटें जीती थी। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार अखिलेश यादव की पार्टी को 160 से 165 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पिछली बार की तरह 3 से 7 सीटों के बीच सिमट कर रह जा सकती है। और सबसे बुरा हाल मायावती की बीएस बनाना चाहते हैं, जबकि 31% लोगों की राय अखिलेश यादव के पक्ष में है। तीसरे नंबर पर मायावती हैं। सिर्फ 12% लोगों की राय मायावती के पक्ष में है, जबकि 8% लोगों ने प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर पहली पसंद बताया। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस वक्त जो हालात हैं उसमें यूपी में बीजेपी की सरकार बनना तय है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो पिछली बार से करीब 80 से 90 सीटें कम है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 202 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। समाजवादी पार्टी की सीटों में जंप दिखाई दे रहा है। पिछली बार सिर्फ 47 सीटें जीती थी। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार अखिलेश यादव की पार्टी को 160 से 165 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पिछली बार की तरह 3 से 7 सीटों के बीच सिमट कर रह जा सकती है। और सबसे बुरा हाल मायावती की बीएसपी का है। पिछली बार 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटें ओपिनियन पोल के मुताबिक, यानी कांग्रेस से भी कम। कुल मिलाकर फिलहाल माहौल योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है, लेकिन अभी वोटिंग में 23 दिन का वक्त है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना चाहिए। अब पंजाब के चुनाव की खबर आपको बता दूं, पंजाब में अब 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को वोटिंग होगी। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सब ने इलेक्शन कमीशन से पंजाब में वोटिंग कुछ दिन के बाद करवाने की मांग की थी, पोस्टपोन करने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि चूंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है, बड़ी संख्या में लोग रविदास जयंती होने वाले प्रोग्राम के लिए वाराणसी जाते हैं। अगर 14 फरवरी को वोटिंग होगी तो 20 से 25 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी जाए। और इसके बाद चुनाव आयोग ने पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग कराने का फैसला किया। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। चूंकि चुनाव का मौका है, इसलिए सभी पार्टियों में दल बदल तो हो रहा है। आज पंजाब में दल बदल की कई सारी खबरें आई। आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार पार्टी छोड़ गया और इसके अलावा 6 बार से चुनाव जीत चुके स्वर्ण सिंह फिल्लौर ने कांग्रेस छोड़कर सुखदेव सिंह ढींडसा का साथ पकड़ लिया। स्वर्ण सिंह फिल्लौर कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पहले वो अकाली दल में थे, 2016 में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फिल्लौर सीट से स्वर्ण सिंह के बजाय विक्रमजीत सिंह चौधरी को टिकट दे दिया, तो स्वर्ण सिंह अपने बेटे के साथ अकाली दल ढींडसा में आ गए। ज्वाइनिंग के मौके पर ही सुखदेव ढींडसा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि स्वर्ण सिंह फिल्लौर ने कहा वो बिना शर्त ढींडसा के साथ आए हैं, उन्हें टिकट की चाहत नहीं है। जो स्टेट का भविष्य है ना, वो कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है। ये देश ਨੂੰ सुरक्षित रखना, पंजाब ਨੂੰ सुरक्षित रखना है, तो बीजेपी और जो सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी जो हमारा सूबे का भविष्य है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो ये ही कर सकते हैं। स्वर्ण सिंह फिल्लौर ने कांग्रेस छोड़ी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशु बांगड़ू आज कांग्रेस में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने फिरोजपुर देहात से आशु बांगड़ को आम आदमी पार्टी का टिकट दे दिया, लेकिन आज आशु बांगड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के जरिए चुनाव लड़ना चाहती है।
लोकल लीडरशिप को साइडलाइन किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया। आज आंशु बागड़ को चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस में शामिल करवाया। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। आमतौर पर लोग टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में टिकट ले लेते, लेकिन आंशु बागड़ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी बदलने की सबसे इंटरेस्टिंग खबर आई अमृतसर से। कांग्रेस के नेता भगवंत पाल सिंह सच्चर कल बीजेपी में शामिल हुए थे, आज वो कांग्रेस में लौट आए। कल भगवंत पाल सिंह सच्चर मजीठा सीट से टिकट चाह रहे थे, जब उनका टिकट कटने के आसार दिखने लगे तो बीजेपी में चले गए। लेकिन आज पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भगवंत सिंह पाल सच्चर को मनाने उनके घर गए। बातचीत के बाद भगवंत पाल दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सफाई दी, बीजेपी ज्वाइन करने के 1 घंटे भीतर उन्हें एहसास हुआ, अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। जो मैं कल थोड़ा जिहा जज्बाती हो गया सी और जल्दबाजी मेरे को फैसला लिया गया सी, क्योंकि मेरे हल्के दे मेरे भरावां ने, मेरे वोटरां ने, सपोर्टरां ने, वर्करां ने, चेयरमैनां ने, साबका चेयरमैन इन्ना मेरे दबाव पाता कि उन्हां कोलों सदमा बर्दाश्त नहीं होया। उन्होंने मैनू भी रोवाया तो आप भी रोए, तो मैं जल्दबाजी दे विच वो फैसला ले लिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी चला गया। लेकिन 1 घंटे बाद ही मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई, जो मैनू इन्ने क फोन आने शुरू हो गए कि सच्चर साहब ये तुसीं की कर लिया, अपनी मां पार्टी छड्ड के तुसीं कित्थे चले गए हो। उस वक्त ही सुखविंदर सिंह सरकारिया जी मेरी रिहाइश ते आए और 3 घंटे मैं उन्होंने गल लग के रोया भी और उन्होंने मैनू चुप भी कराया, कहंदे ना कर, ये गलती तेरी ते ये होई, गलती साडी पार्टी कोलों भी हुई है, असीं इहनूं सुधारन दा यतन करांगे। पंजाब में कई नेता पार्टियां बदल रहे हैं, कई नेता बगावत कर रहे हैं। कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर राणा गुरजीत सिंह के बेटे आज पार्टी से बगावत करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राणा इंदर सिंह सुल्तानपुर लोधी से टिकट चाहते हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने भी बगावत कर दी है। उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका टिकट काट दिया। मनोहर सिंह बस्सी बठाना से टिकट चाहते थे, लेकिन उनकी जगह सिद्धू ने सिटिंग एमएलए गुरप्रीत सिंह को ही टिकट देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मनोहर सिंह ने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और आइए आप देखते हैं कि उत्तराखंड में कैसे चुनावी उठापटक चल रही है। कल आधी रात तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए आज बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए। असल में कई दिन से खबरें आ रही थी कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस के नेताओं के साथ गुपचुप मुलाकात हो रही है। इसके बाद हरक सिंह रावत ने बीजेपी हाईकमान पर अपनी सीट बदलने और अपनी बहु अनुकृति को लैंसडाउन से टिकट देने का प्रेशर बनाया। बीजेपी ने इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत पार्टी छोड़ने का ऐलान करते या कांग्रेस में जाते, इससे पहले ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है।
इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। हम एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे, 2 या 3 किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से 1 टिकट देने की जो बात हम लोगों ने कही थी, मैं समझता हूँ कि कहीं वो बात उनके निजी हितों पर ज़्यादा भारी पड़ेगी। सर, हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। क्या आपके अध्यक्ष जी की विधायकों मंत्रियों से बात हुई इस तरह की चीजें जो वो कह रहे हैं? नहीं, कोई विधायक कहीं नहीं जाने वाले। दरअसल हरक सिंह रावत खुद 2 बार लैंसडाउन से विधायक रह चुके हैं। इस बार उनकी बहू अनुकृति गुसाई लैंसडाउन से टिकट चाहती हैं। हालांकि बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा था और बीजेपी हाईकमान ने उस झूठे प्रचार पर भरोसा कर लिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से उन्होंने एक बार अनुकृति को लेकर बात की थी, लेकिन टिकट को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। हरक सिंह रावत ने कहा वो किस पार्टी में जाएंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन अब वो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। सर, किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा। हरक सिंह रावत तो कांग्रेस में आने को तैयार हैं, लेकिन हरीश रावत अब तक हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हरीश रावत ने कहा जब तक हरक सिंह रावत अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक कांग्रेस में उनका स्वागत होना मुश्किल है। कोई माफी जैसा शब्द नहीं कहा, मैंने कहा लोकतंत्र में के प्रति जो गलती की है यदि उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं गलती हुई मुझसे, माफी मांगने जैसा, मैंने कहा लोकतंत्र से माफी मांगे, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे। और राजनीति के अंदर कभी कभी जब कोई निर्णय गलत होता है, यदि गलत नहीं होता तो क्यों वहां से यहाँ आना पड़ता या बाहर क्यों होना पड़ता? जब निर्णय गलत होता है तो कहना पड़ता है मेरा निर्णय गलत था। तो क्या आपसे बातचीत हुई है? पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर वो? मुझे ये विषय मुझसे डिस्कस करके तय नहीं हुआ है, ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय जिन लोगों का है वो ही इस पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो पार्टी का निर्णय होगा, नेतृत्व का निर्णय होगा, उसको मानेंगे। हरीश रावत की बात सही है, उनका दर्द समझा जा सकता है। हरक सिंह रावत ने ही हरीश रावत की सरकार गिराई थी, कांग्रेस में बगावत की थी। तो फिलहाल हरक सिंह रावत को कांग्रेस में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन आज उत्तराखंड की महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य को बीजेपी में एंट्री मिल गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। सरिता आर्य ने कहा प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देने की बातें तो कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में 20% टिकट भी महिलाओं को देने के लिए राजी नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि आपने मुझे विश्वास कर यहाँ पे बुलाया, और आगे आप लोगों को सोचना है कि मैं किस उस पे खरी उतरूं और क्या आप मुझे यहाँ पे सहयोग लेंगे और किस तरह से आप मेरा यहाँ पे सदुपयोग किया जाएगा। कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर मेरे पास में है। कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,58,000 नए केसेस सामने आए। 15 जनवरी को यह फिगर 2,71,000 थी, 14 जनवरी को 2,68,000 थी और 13 जनवरी को 2,64,000। यानी पिछले 4 दिन का ट्रेंड अगर देखें तो केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लगातार 7 दिन तक एवरेज केसेस में स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे या फिर केस घटने का ट्रेंड जारी रहे तो इसे राहत का संकेत माना जा सकता है। कोरोना के आर फैक्टर में भी कमी देखी जा रही है। आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट। इससे पता लगता है कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। 13 जनवरी को जो हफ्ता खत्म हुआ
आर फैक्टर 2.2% था, जबकि 6 जनवरी को जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें यह आर फैक्टर 4% था। 25 से 31 दिसंबर को आर फैक्टर 2.9 था, यानी पहले यह बढ़ रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान इसमें 1.8% 1.8% की गिरावट दिखी। तो दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी आई, यह भी नोटिस मिला है। संडे को दिल्ली में कोरोना के 18,286 नए केसेस आए थे, जबकि आज 12,527 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। मुंबई में भी कोरोना के केसेस में गिरावट दिखाई दी है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 30% से घटकर 14% हो गया है। पहले मुंबई में कोरोना की वजह से 389 बिल्डिंग सील कर दी गई थी, अब ऐसी बिल्डिंग की संख्या घटकर 52 रह गई है। कोरोना के केसेस कम होना एक अच्छी खबर है, राहत की बात है, लेकिन बड़े बुजुर्गों पर खतरा बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है, इसलिए अगर उम्र ज्यादा है और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर आप कोमॉर्बिड है तो वायरल इन्फेक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस समय हमें पॉजिटिविटी रेट नहीं देखना चाहिए, ना इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि डेली केसेस नए कितने आ रहे हैं। इस बात पर पैनी निगाह रखनी चाहिए कि कितने लोग आईसीयू में एडमिट हुए, कितने लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई और सिर्फ कोविड की वजह से कितने लोगों की जान गई। जिन जिन देशों में कोरोना ने पीक किया था, बहुत सारे मुल्कों में अब केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए उम्मीद है कि जल्दी हमारे यहां भी केसेस की बढ़ती रफ्तार से निजात मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।